तो हेलो एवरीवन, श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आबकारी विभाग में आई नई भर्ती के बारे में। तो जी हाँ, आबकारी विभाग में नई भर्ती आबकारी आरक्षक की भर्ती आने वाली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कितने पदों का सृजन होने वाले हैं, इसकी भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, इसका सिलेबस क्या होगा तथा इसकी तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन सभी तथ्यों को जानेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों आइए देखते हैं सबसे पहले आखिर आबकारी विभाग का कार्य क्या होता है, जिसके अंतर्गत अगर आप भर्ती पाते हैं तो आपको क्या क्या कार्य करना होगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आबकारी विभाग राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों में से सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, जिसके तहत ये आबकारी मदों के अनुसार राजस्व प्राप्त करता हो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इनके कार्यों में हम देखिए इनके कार्यों में देखें तो इनका कार्य होता है देसी विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत फीस एवं शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना होता है। यदि आप देसी विदेशी मदिरा का विक्रय करना चाहते हैं तो ये आपसे राजस्व वसूली का कार्य करेगा। उसके बाद भांग के थोक एवं फुटकर दैट मीन चिल्लर फॉर्म में थोक एवं फुटकर विक्रय हेतु आपको लाइसेंस भी इसी विभाग द्वारा लेना होगा, तभी आप भांग का भी विक्रय कर पाएंगे। इसको क्लियर करते हैं। फिर देखें तो देसी विदेशी मदिरा की आयात और निर्यात अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यदि आप देसी या विदेशी शराब का आप करते हैं तो इसकी स्वीकृति अर्थात अप्रूवमेंट आयात शुल्क एवं निर्यात शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना। मतलब यदि आप विदेशी या देशी शराब का विक्रय करना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट शुल्क किसको देना होगा? आबकारी विभाग को देना होगा। उसके बाद आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अवैध मदिरा अर्थात इलीगल रूप से अगर आप मदिरा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, अवैध परिवहन में, अवैध विक्रय में, अवैध धारण के प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी व जांच की प्रक्रिया भी आबकारी विभाग के द्वारा ही होगी। अर्थात आप यदि आबकारी आरक्षक बनते हैं तो आपको ये सभी क्रियाकलापों में कार्य करना होगा। अब आगे देखते हैं इसके पदों की जानकारी तथा इसका सिलेबस क्या क्या होगा। इसे पहले क्लियर करते हैं। अब देखते हैं इसके पदों की जानकारी कि किसने कितने पदों का इसमें सृजन किया गया है। तो लगभग 105 पोस्ट यहाँ पर आने वाले हैं, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट होने वाला है, लेवल 4 की जॉब है। ठीक है। अब कुल पद होंगे टोटल 105 हैं। अब इसमें भी वर्गवार विभाजन किया गया है, तो देखते हैं आखिर कैसे इनका विभाजन किया गया है। तो टोटल 105 पोस्ट हैं। तो यूआर अर्थात अनरिजर्व में टोटल होंगे 44 पोस्ट। ठीक है। एससी अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति में आपके होंगे 12 पोस्ट। ठीक है। और इसी प्रकार एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए टोटल 34 पोस्ट हैं, ये आरक्षण का प्रावधान। उसके बाद ओबीसी अर्थात अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपकी 15 पोस्ट आरक्षित रखे गए हैं। इस प्रकार ओवरऑल 105 पोस्ट होते हैं। ठीक है। अब देखते हैं टोटल 105 पोस्ट है। अब 105 पोस्ट में फिर महिला और भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण प्रदान किया गया है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब 105 पोस्ट हो गए। अब इसमें से यूआर महिला को है ना 13 पोस्ट आरक्षित रखेंगे हैं। फिर एससी को 3 पोस्ट का आरक्षण दिया गया है। उसके बाद एसटी अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 10 पोस्ट आरक्षित किए गए हैं तथा ओबीसी के लिए 4 पोस्ट आरक्षित किए गए हैं। ठीक है। इस प्रकार टोटल पोस्ट हो जाते हैं 30 पोस्ट। तो 105 में से 30 पोस्ट महिला वर्ग के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ठीक है। और देखें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी कुछ पद रखे गए हैं। ठीक है। तो इसके लिए यूआर में टोटल पोस्ट है 4 पोस्ट। ठीक है। और एससी के लिए हैं 1 पोस्ट और एसटी के लिए हैं 3 पोस्ट तथा ओबीसी के लिए हैं 1 पोस्ट। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हैं 9 पोस्ट। ठीक है। अर्थात 105 में से
39 पोस्ट ओवरऑल, 30 महिला के तथा 9 भूतपूर्व सैनिक के, तो 39 पोस्ट आरक्षित फिर से रख दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पदों का वर्गवार विभाजन हुआ। अब आगे जानते हैं इसके सिलेबस, शैक्षणिक योग्यता के बारे में से क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में कि आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ये है 10+2, अर्थात आप 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए। और आप किसी भी विषय में, चाहे आप मैथ्स वाले हो, बायो वाले हो, या आर्ट वाले हो, या कॉमर्स वाले हो, आप किसी भी विषय में यदि 12वीं कंप्लीट करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको बता दूं, आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए, ये भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, मूल निवासी। तो ये पोस्ट छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए ही है। आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब देखते हैं शारीरिक योग्यता के बारे में। तो देखिए, ये एग्जाम 2 टियर में होने वाला है। ठीक है, एक तो होगा शारीरिक मापजोख। ठीक है, पहला हो गया शारीरिक मापजोख तथा दूसरा हो गया रिटर्न, लिखित परीक्षा। ठीक है, तो मैंने बोला शारीरिक मापजोख की, ना कि मैंने कहा फिजिकल की। तो सिर्फ आपको शारीरिक मापजोख की परीक्षा दिलानी होगी, मतलब सिर्फ आपका फिजिकल फिटनेस चेक किया जाएगा, ना कि आपको फिजिकल लिया जाएगा। तो सबसे पहले शारीरिक योग्यता की बात करूं तो शारीरिक योग्यता में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग श्रेणी है ना, अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इसके लिए आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, हाइट है पुरुषों के लिए 167.5 सेंटीमीटर, ये यूआर ओबीसी एससी के लिए है। यदि आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर, ये आरक्षण हाइट में दिया गया है एसटी वालों। तथा यदि आप महिला वर्ग से हैं तो आपको हाइट होनी चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी आपकी हाइट होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी हाइट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी शारीरिक योग्यता के बारे में। अब बात करते हैं इसके बारे में सिलेबस, कि आपको क्या सिलेबस मिलेगा। तो देखिए, इसका ऑफिशियल सिलेबस अभी तो आया नहीं है, लेकिन पिछले एग्जाम के अनुसार इस सिलेबस को हम पढ़ सकते हैं। ये संभावित सिलेबस है। अगर ऑफिशियल सिलेबस आता है तो उसके बाद फिर से एक वीडियो आएगी, उसमें फिर से आपको सिलेबस को मेंशन किया जाएगा। लेकिन जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक हम इसी को ऑथेंटिक मानकर तैयारी करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम सिलेबस के लिए वेट करते हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस में पहला आता है सामान्य अध्ययन, जीएस का पोर्शन। ठीक है, तो इसमें है ऑल ओवर इंडिया का जीएस। तो जैसे देखें, भारत का इतिहास, हिस्ट्री हो गई इंडिया का, भारत का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, ज्योग्राफी हो गया। तो पहला क्या हो गया, हिस्ट्री। दूसरा क्या हो गया, ज्योग्राफी। तीसरा हो गया भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन। तथा चौथा हो गया सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस टेक, साइंस एंड साइंस टेक। ठीक है, फिर देखते हैं भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, फिर आता है समसामयिकी घटनाएं, अर्थात करेंट अफेयर्स ऑल ओवर इंडिया का। तो ये आपका नॉर्मल सा सिलेबस है। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। पिछले वर्ग में भारत के सामान्य ज्ञान से 100 क्वेश्चन और 100 नंबर से आए थे, छत्तीसगढ़ से 100 नंबर के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इस बार देखा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तो इसका सिलेबस है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री आ गया। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भूगोल आ गया। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की आर्ट एंड कल्चर हो गई, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन अर्थात पंचायती राज। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का समसामयिकी घटनाएं अर्थात करेंट अफेयर्स। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी सारा का सारा सिलेबस इसमें इंक्लूड किया गया है। अब आगे देखते हैं। अब फिर देखें तो भाषा में आपको तीनों भाषाएं, जैसे भाषा में तीनों भाषाएं, एक तो हो गया हिंदी, फिर होता है अंग्रेजी, फिर होता है छत्तीसगढ़ी बोली भाषा।
ठीक है, इन सभी का आपको व्याकरण पूछा जाएगा। तो ये पिछले बार इनका वेटेज था 20-20 नंबर का, तो ओवरऑल 300 नंबर का पेपर हुआ था। तो जिसमें से मैंने बताया इंडिया जीएस 100 नंबर का, छत्तीसगढ़ जीएस 100 नंबर का, उसके बाद बचा 100 नंबर, इस प्रकार से हम विभाजित करते हैं। ठीक है, तो 20-20-20 60 नंबर ऐसे ही हो गया। फिर आता है मैथ्स एंड रीजनिंग, तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता अर्थात रीजनिंग और गणित मैथ्स, तो ये भी आने वाले हैं आपके 20-20 नंबर के, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अनुसार इसको बताया है। ठीक है, ये संभावित आपका सिलेबस है। इसके बाद जब नोटिफिकेशन आएगा तो और भी इसके सिलेबस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। ये बात हो सकती है कि आबकारी विभाग से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो शायद सिलेबस आबकारी विभाग का भी इंक्लूड किया जाएगा। और मैं बता दूं, इसका एग्जाम सीधे व्यापम कंडक्ट कराने वाला है, अर्थात एग्जाम का लेवल भी टॉप क्लास का होगा। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन भी हमको टॉप क्लास की करनी होगी। अब आगे देखते हैं। अब मैं बात करता हूं कि आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार करने हैं ताकि एग्जाम आए तो हम एटलीस्ट दस्तावेजों के कारण एग्जाम से बाहर ना हो जाए। ठीक है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में बता दूं कि आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो होनी चाहिए, एकदम सालों साल पुरानी वाली नहीं रखनी है, और जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होने चाहिए तथा रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी प्रमाण पत्र आपको तैयार रख लेने हैं एग्जाम आने से पहले। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आबकारी आरक्षक की संपूर्ण जानकारी, जितनी जानकारी मुझे लगी ये सभी देनी चाहिए, मैंने दी है। तो आपको वीडियोस कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और शेयर तो बिल्कुल कीजिए। और आपको किस वीडियो पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसे भी जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर हो। तो मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।